Brought to you by American Pistachios. भूमिका चाहे जितनी बांध ली जाए, एक पंक्ति की खबर है, बीते 10 साल में 3.25 लाख सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं। स्थायी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां उसी गति में बढ़ भी रही हैं। बीती 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए। बहुत सारे संगठनों ने अपने अपने आग्रहों के तई इन 9 सालों की विवेचना की। हमने भी नेता नगरी में विस्तार से ये जानने समझने की कोशिश की थी कि सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मोर्चे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कितने खरे हैं। आर्थिक मोर्चे से जुड़ी एक और खबर आई है जो नरेंद्र मोदी सरकार के 9 सालों के दावों के बनिस्बत सवाल खड़े करती है। सरकार का ये एक आंकड़ा कहता है कि बीते 10 सालों में करीब 3.25 लाख सरकारी नौकरियां कम हुई हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा आंकड़ों के साथ ट्विटर पर सरकार को इस प्रश्न पर घेरा और कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा खत्म कर दी। पलटकर सरकार ने उनके आंकड़ों को गलत बता दिया और अपना आंकड़ा दे दिया। दोनों तरफ से हो रही है आंकड़ेबाजी। सच्चाई क्या है? क्या वाकई सरकार ने सरकारी कंपनियों में रोजगार कम किए हैं? क्या वाकई सरकार इन कंपनियों को प्राइवेटाइज करना चाहती है जैसा कांग्रेस इशारा कर रही है? और क्या वाकई PSUs नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्यक्षमता और उनके मुनाफे में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकारों का काम अभी भी कंपनियां चलाना है या उनसे एक एक करके अलग हो जाना है? विनिवेश की बात, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 2012-13 से 2021-22 तक की पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा करें तो मालूम होता है कि पिछले एक दशक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, इनका एक पॉपुलर नाम भी अभी बताऊंगा आपको, पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CPSEs, इनमें सरकारी नौकरियां तकरीबन 3.25 लाख घट गई हैं। CPSE क्या? CPSE मतलब भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनियां। आज की तारीख में इस सर्वे में 389 CPSE शामिल हैं, जिनमें से 248 चालू हैं। उदाहरण बताएंगे तो बात साफ हो जाएगी। आपने ONGC का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल। ये CPSE हैं, इनमें भेल और गेल PSU कंपनियां हैं। PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये CPSE के तहत ही एक सबसेट होता है। वापस खबर पर लौटते हैं। 10 साल में 3.25 लाख नौकरियां। समीक्षा में और क्या है? ये बताता है कि 7 CPSE ऐसी हैं जहां पिछले 10 साल में कुल रोजगार में 20,000 से ज़्यादा की कमी आई है। BSNL में रोजगार करीब 1.8 लाख कम हुआ। मार्च 2013 में जहां 2,55,000 से ज़्यादा कर्मचारी थे, वहीं मार्च 2022 में केवल 74,000 कर्मचारी रह गए। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल में 61,000 से ज़्यादा और MTNL में 30,000 से ज़्यादा नौकरियाँ घटी हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि जिन कंपनियों में नौकरी का नुकसान हुआ उनमें कई कंपनियां फायदे में भी रही, यानी जब उन्होंने अपने मैन पावर का साइज घटाया तो उनकी वित्तीय हालत कुछ सुधरी है, पर कुछ में नुकसान भी है। गौर करिए, BSNL और MTNL 2021-22 में घाटे में चल रही टॉप 10 कंपनियों में थी, जबकि सेल और ONGC 2021-22 में सबसे ज़्यादा नफा कमाने वाली CPSE में है। आप देखिए, कटौती चारों में हुई, लेकिन कंपनी के तौर पर सेल और ONGC नफे में है और BSNL और MTNL नुकसान में है। आंकड़ों की समीक्षा में एक बात और सामने निकल कर आती है कि अनुबंध वाले रोजगार यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां बढ़ी हैं। मार्च 2013 में कुल 1.7 लाख कर्मचारियों में से 17% कॉन्ट्रैक्ट पर थे और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 2.5% थी। लेकिन 2022 में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 36% हो गई। पहले 17 थी, अब 36% हो गई है। दैनिक कामगारों की संख्या भी बढ़कर 6.6% हो गई है कुल मैन पावर की। कुल मिलाकर हालात ये है कि मार्च 2022 तक CPSE में कुल कार्यरत लोगों में से 42.5% लोग ठेके पर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की श्रेणी में हैं। कहा जा सकता है कि सरकारी कंपनियां स्थायी कर्मचारियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को रख रही हैं। इसकी कई तरह से व्याख्या हो सकती है, इस पर भी आएंगे, एफिशिएंसी या सोशल कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट। पर ऐसा नहीं कि सारी खबर डराने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अतुल ठाकुर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने नौकरियां पैदा की हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऐसी ही एक कंपनी है जिसमें पिछले 10 बरस में लगभग 80,000 नौकरियां पैदा की गई हैं। 10 CPSE ने 10,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा की और 13 ने 10,000 से
ज़्यादा रोजगार घटाए। अब सवाल ये कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नौकरियां घटने बढ़ने के पीछे विशेषज्ञ क्या वजह बताते हैं। जिससे कि वर्कर ज्यादा प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब वर्कर की तनख्वाह तो ज्यादा बढ़ नहीं रही है तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर असर पड़ता है। तो जब लिविंग स्टैंडर्ड पे असर पड़ता है तो करते हैं, तो ये प्रोटेस्ट ज्यादा ना हो, इसलिए वर्कर को कमजोर करना काफी उनके लिए अहम हो जाता है। कि जो प्राइवेटाइजेशन है ये एक तरह से कॉस्ट कटिंग का मेथड हो गया है जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनियों में। तो ये कॉस्ट कटिंग जो का मेथड है, इससे उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा है, उससे उनकी जो साख है उस पर भी असर पड़ रहा है। और आज के दिनों में जब खासकर बेरोजगारी बहुत चरम पे है तो उसमें इसका ज्यादा ही असर है। यह तो हुई खबर। अब आ जाते हैं नेतागिरी पर। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने नौकरियों के घटने को सरकार की साजिश से जोड़ दिया और ट्वीट किया कि क्या किसी प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा खत्म कर दी। इसके ऊपर इन संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां भी लगभग दोगुनी कर दी गई। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बढ़ाना आरक्षण का संवैधानिक अधिकार छीनने का तरीका नहीं है? क्या ये आखिर में इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? उद्योगपतियों का ऋण माफ और पीएसयू से सरकारी नौकरियां साफ, ये कैसा अमृत का? ये ट्वीट था। इसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी अपनी झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने की आदत से मजबूर हैं। पर्दाफाश करने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य भी लिखे कि 2013 में पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में कुल 20.3 लाख लोगों को रोजगार मिला था। बीएसएनएल, एमटीएनएल के पुनर्गठन और एयर इंडिया के निजीकरण के बावजूद 2022 तक ये संख्या 19.8 लाख हो गई। इसके अलावा मिशन रिक्रूटमेंट के तहत सीपीएसईज ने पिछले साल जून से 20,000 से ज्यादा नए रोजगार पैदा किए, जो इस साल के आंकड़ों में दिखाई देंगे। ये संबित पात्रा का ट्वीट है। इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक लंबा ट्वीट लिखा कि कंपनियों ने वित्त वर्ष 2013-14 में 1.29 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 2.49 लाख करोड़ रुपए का फायदा कमाया, यानी 93% की बढ़ोतरी। सभी सीपीएसईज का कुल मूल्य 31 मार्च 2014 को 9.5 लाख करोड़ था, 9.5 लाख करोड़, जो अब बढ़कर 15.58 लाख करोड़ हो गया, यानी 15.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, यानी कि 65% की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस को पीएसयू की स्थिति पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए, अमित मालवीय का ट्वीट। पर एक आंकड़े को लेकर हमें कांग्रेस के इल्जाम और भाजपा के जवाब में विरोधाभास दिख रहा है। गौर करिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2022 में 14.6 लाख नौकरियां हैं और बीजेपी कह रही है 19.8 लाख नौकरियां। इन दोनों में सत्य क्या है? इसके लिए हम सरकार की रिपोर्ट की ओर गए। रिपोर्ट के टेबल 5.1 में सीपीएसई में रोजगार के आंकड़े दिए गए हैं। इसके मुताबिक रेगुलर कर्मचारी हैं 8,41,094, डेली वेज वर्कर्स हैं 96,690 और अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं 5,24,423, यानी कुल संख्या हुई 14.6 लाख। सरकारी रिपोर्ट में हमें यही आंकड़ा मिला। 19.8 लाख का कोई आंकड़ा नहीं मिला है। सरकार के नेता अपने डिफेंस में यही आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन उसका सोर्स उन्होंने रिवील नहीं किया, नहीं बताया। एक संभावना हो सकती है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की संख्या को 2 बार जोड़ दिया हो, जबकि वो मूल संख्या में पहले से ही जुड़े हैं। ये संभावना है। हमने इसको समझने के लिए जिन 2 लोगों ने ट्वीट किया, अमित मालवीय और संबित पात्रा, उनसे बात करने की कोशिश की। अभी तक कोई जवाब हमें नहीं मिला। जब बात होगी आपको बता देंगे कि उनका पक्ष क्या है। लेकिन आंकड़ों को लेकर आपको स्थिति साफ होनी चाहिए। सरकारी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब आगे की बात, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार खुद को किसी उत्पादन या सेवाओं के व्यवसाय वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपनी हिस्सेदारी को घटाती और पैसा जुटाती है, तो इसे कहते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन जब सरकार पूरी तरह से किसी कंपनी को बेच देती है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में मैनेजमेंट चला जाता है, तो ये कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण का फैसला लिया गया। नरसिम्हा राव की सरकार, कांग्रेस की, निजी क्षेत्र के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला गया और इसी दौरान डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रधानमंत्री राव ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के विनिवेश की शुरुआत की, लेकिन यह तब शुरुआती स्तर पर था।
और छोटे स्तर पर। इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला किया बीजेपी नेता और फिर 90 के दशक के उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। ये वाजपेयी थे जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बड़े पैमाने पर उनका निजीकरण करने का एक साहसिक फैसला किया। 1999 में वाजपेयी ने अपनी सरकार में इसके लिए एक नया मंत्रालय भी बनाया, विनिवेश मंत्रालय, और अरुण शौरी को इसका मंत्री बनाया गया। वाजपेयी सरकार ने भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके अलावा अटल सरकार ने बीमा सेक्टर में भी विदेशी निवेश का रास्ता खोला। इससे पहले तक बीमा क्षेत्र सरकारी कंपनियों के हवाले था। वाजपेयी सरकार ने बीमा कंपनियों में इस विदेशी निवेश की सीमा को 26% तय किया। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 49% तक बढ़ा दिया। 25 सितंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे एक लेख में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अजय शंकर और आईआईएम कलकत्ता के रिटायर्ड प्रोफेसर सुशील खन्ना उन्होंने एक बात लिखी। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बड़े सुधार की शुरुआत की। बड़ा मुनाफा कमा रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निवेश, अधिग्रहण और प्रबंधन के फैसलों में स्वायत्तता दी गई। इन सार्वजनिक उपक्रमों को ग्लोबल बनाने और विदेशों में संपत्ति बनाने और अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। अटल सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया और कई सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया। इससे प्राइस रिफॉर्म्स यानी मूल्य सुधार की एक सीरीज शुरू हुई उन सेक्टर्स में जहां सरकारी कंपनियों का वर्चस्व था, जैसे बिजली, पेट्रोलियम, उर्वरक और रसायन आदि। सरकारी कंपनियों के प्रोडक्ट सस्ते होते थे। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की सुविधा के लिए इन प्रोडक्ट्स का बाजार मूल्य या वैश्विक मूल्य वसूलने के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया गया। दूसरा प्रश्न, क्वालिटी, गुणवत्ता का। सरकारी कंपनियों में क्वालिटी कंट्रोल एक बड़ी समस्या रही है। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं आयुध निर्माण यानी ऑर्डिनेंस बोर्ड के हवाले से। इंसास एक बेहतरीन डिजाइन वाली राइफल थी, लेकिन प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी में कंटिन्यूटी नहीं थी। कई बार सेना ने शिकायत की कि एक राइफल दूसरी राइफल से बिल्कुल अलग होती थी। आखिरकार हमने इंसास को पुलिस और पैरामिलिट्री के हवाले कर दिया और अब सेना के लिए नई राइफल आ रही है। एनडीए सरकार के मूल्य सुधारों का एक अनपेक्षित परिणाम भी आया। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ताकत और दक्षता स्पष्ट हो गई। 2018 तक केंद्रीय सरकारी कंपनियों का मुनाफा 1,75,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2003-04 में 43,000 करोड़ रुपए था। हालांकि अटल सरकार के निजीकरण के प्रयासों का विरोध भी हुआ था। आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों ने और लेफ्ट फ्रंट ने इसका पुरजोर विरोध किया था। कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन से कंपनियां मुनाफे को ही अपना उद्देश्य बना लेंगी। सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन से नौकरियों में आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की स्कीम बंद करने का फैसला वाजपेयी सरकार पहले ही कर चुकी थी। 2004 के चुनाव में फिर बीजेपी हार गई। इस हार को निजीकरण के खिलाफ जनादेश के रूप में भी देखा गया और यही वजह है कि यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के किसी भी नए प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि बतौर वित्त मंत्री 1991 के दौर में वही इसके सबसे मुखर पैरोकार थे। 2014 में एनडीए की वापसी हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने गुरु अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए फिर से कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। 2021 में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ने खरीद लिया। इसके अलावा सरकार एलआईसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी और एचएएल जैसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच चुकी है। अब यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नुकसान और नफे क्या है। तब से एक तरह से कहिए तो पहले डिसइन्वेस्टमेंट होता था, डिसइन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेटाइजेशन। दोनों में फर्क यह है कि आप अपने शेयर तो बेचते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर मार्केट में लोगों के हाथ में, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो आप उसे कंपनी का मैनेजमेंट थमा देते हैं किसी प्राइवेट एंटिटी को। तो डिसइन्वेस्टमेंट में होता यह था कि वो पब्लिक सेक्टर के पास ही रहती थी कंपनी, लेकिन वो जो शेयर है उसका एक हिस्सा चला जाता था प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। और फिर उसका जो मोटिव हो जाता है जब वो शेयर मार्केट में कि उसको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर करेगी तो उसका दाम जो है नहीं चढ़ेगा। तो प्रॉफिट डिक्लेयर करने में क्या होता है कि फिर आप जब वर्कर्स की कटौती करते हैं, आप आर&डी पे कटौती करते हैं। तो ये तो देखा ही गया था कि जब 1991 के पहले ज्यादातर जो हमारे यहाँ आर&डी होता था वो पब्लिक सेक्टर में होता था। अब वो पब्लिक सेक्टर भी आर&डी नहीं करता, क्योंकि आर&डी करेगा तो उस पर खर्चा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और आर&डी सबसे ज्यादा अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए अब वो ये भी कम हो गया है आर&डी, जिससे कि कंट्री एक तरह से कहा जाए कि वो हम रिपीटेड इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कमजोर हो गए। हमारे यहाँ देश में सिर्फ 0.75% जीडीपी का आर&डी में खर्च होता है, जबकि चीन में वो 3.5% होता है, यानी 5 गुना ज्यादा है।
और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बढ़ी है, तो यानी कि उनके यहाँ 25 गुना ज्यादा R&D में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे उनका डेवलपमेंट तेज हो गया। वो हमारे यहाँ जो ऐसी चीजें सप्लाई कर देते हैं जो कल्चरल सिंबल्स हैं, गणेश की मूर्ति हो गई, पिचकारी हो गई, गुलाल हो गया, लटई हो गई, ये सारी चीजें वो हमसे सस्ता प्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि उन्होंने R&D में डेवलपमेंट किया है। तो जो ये प्राइवेटाइजेशन का दौर जो शुरू हुआ 1991 से, उसका हमारे पब्लिक सेक्टर पे और हमारे R&D पे और हमारे वर्कर्स की कंडीशन पे बड़ा गलत असर पड़ा है। जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, हमारा ये मानना है कि डिसइन्वेस्टमेंट के 2 रूट्स होते हैं, एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा थ्रू इक्विटी रूट। तो जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें किसी भी एंटरप्राइज के लिए कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर ढूंढा जाता है और उसको वो एंटरप्राइज बेचा जाता है। और दूसरा तरीका थ्रू इक्विटी रूट का है। इक्विटी रूट से जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी के शेयर आम जनता में बेचे जाते हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी एंटरप्राइज के शेयर सरकार के पास हैं या आपके और हमारे पास हैं, यानी जनता के पास हैं। तो यह तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि अभी तक जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया उसमें कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं, लेकिन जब हम इक्विटी रूट से करते हैं तो उसका लाभ सरकार को भी मिलता है और वो पारदर्शी भी हो जाता है। तो स्वदेशी जागरण मंच का हमेशा से मानना है कि डिसइन्वेस्टमेंट अगर बहुत जरूरी हो तो करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका इक्विटी रूट के माध्यम से ही उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अजय शंकर और सुशील खन्ना ने यह भी कहा था कि अपने लेख में कि जरूरत के समय सरकारी कंपनियों का सपोर्ट न करने से नुकसान भी हुआ है। HMT के पतन के साथ भारत अपने मशीन टूल्स का 80% आयात करने को मजबूर है। भेल के प्रति बेरुखी ने भारत की इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को चाइनीज प्रोडक्ट से भर दिया है। प्राइवेटाइजेशन भारत की संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता से समझौता करता है। अगर भारत को चीन का सामना करने में पश्चिमी देशों के पीछे नहीं जाना तो अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत भी करना होगा। अब यह तय है कि सरकार नए उद्यमों में पांव नहीं डालेगी, वो पॉलिसी बनाएगी। बाजार की शक्तियां अपने हिसाब से नियमों के तहत कंपटीशन में हिस्सा लेंगी। थ्योरी ये कि इससे बढ़िया गुणवत्ता का प्रोडक्ट मिलेगा और दाम भी कम होंगे। लेकिन निजी क्षेत्र एक मोर्चे पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की साख बनी। सार्वजनिक क्षेत्र में जनरल मैनेजर की तनख्वाह तो बढ़िया थी ही, चपरासी और गार्ड को भी वेतन मिलता था कि वो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में भी पढ़ा ले। इलाज के लिए उसके पास सरकारी सेवा के तहत मिलने वाला इंश्योरेंस था। निजी क्षेत्र ने नौकरियां दी हैं, लेकिन वहां बेहतर तनख्वाह वाले पदों की संख्या सीमित है। छोटे समझे जाने वाले कथित कामों के लिए नाम मात्र की तनख्वाह मिलती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए इन परिवारों से अच्छा ह्यूमन रिसोर्स निकलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। हम आज एफिशिएंसी और प्रॉफिट के नाम पर जो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है, क्योंकि हम कैपिटल के नाम पर सोशल कैपिटल को तज रहे हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दिए बगैर निजीकरण के लक्ष्य जो सरकार ने तय किए उन तक हम आंकड़ों में पहुंच पाएंगे और तब तक यही बहस चलती रहेगी कि नौकरियां 14 लाख दी कि 19 लाख। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।